ठीक है, ठीक है बच्चा। ये है आपके पास आज का जो आपका टॉपिक है, दैट इज अबाउट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज लॉगरिथम। ये बड़ा कम पढ़ते हो आप लोग, ये सबके पास है टेंथ में, बट पढ़ते बहुत कम हो आप लोग। व्हाट इज लॉगरिथम? लॉगरिथम जिसे आप लॉग भी कहते हो। लॉगरिथम बच्चे, लॉगरिथम होता क्या है? लॉगरिथम होता क्या है? सबसे पहले समझने वाली बात ये है, लॉगरिथम क्या होता है? लॉगरिथम किसी भी नंबर का किसके बराबर होता है कि जो भी लॉग का बेस होगा। मान लीजिए बेटा आपके पास 100 है, ठीक है, 100 एक नंबर है। 100 को आप 10 की पावर की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक। किसकी पावर है ये? 10 की। मतलब 10 बेस है और पावर कौन है? 2। तो लॉगरिथम क्या कहता है कि लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 10, ये लॉग टू द बेस 10 किसका? 100 का। लॉग टू द बेस 10 ऑफ 100, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 10 की कितनी पावर करें कि हमें 100 मिले? कितनी पावर करेंगे तो 100 मिलेगा? 2 करेंगे। बात समझ आ रही है? लॉग का जो बेस हो, जिस भी नंबर का लॉग निकालना है आपने, जिस भी नंबर का लॉग निकालना है, जैसे आपको बोलूं मैं, आप बोलते हो सर लॉग निकाल दीजिए 10 का, ठीक है, लॉग 10। एक्चुअली लॉग 10 है, मतलब अगर इसका बेस 10 है, लॉग का बेस कितना है? 10। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज बेस, बेस कितना लेते हो आप, ठीक है। तो बेस अगर आपका 10 है, जो कॉमन लॉगरिथम होता है, जो सिंपल लॉगरिथम होता है, उसका बेस 10 होता है। जो नेचुरल लॉगरिथम होता है उसका बेस 10 नहीं होता, उसका बेस होता है ई। कितना होता है? ई। नेचुरल लॉगरिथम का दो किस्म के लॉगरिथम पढ़ेंगे अभी हम। पहले हम बात करते हैं सिर्फ लॉग, जिसे मैं कह रहा हूं उसका बेस कितना होगा? 10। अब आप बोल रहे हो कि आपने लॉग किसका निकालना है, मतलब सिंपली अगर बोलूं मैं भाई लॉग 10 का निकालो, 10 का लॉग कितना होता है, तो कैसे निकालोगे आप? मैंने आपको बोला कि ये सिंपल लॉग है, लॉग के नीचे बेस नहीं भी लिखो तो इसका मतलब है इसका बेस कितना है? 10। अगर कुछ और होगा, अगर 10 के अलावा कोई और बेस होगा तो वो मेंशन्ड होगा। अगर बेस मेंशन्ड नहीं है, इसका मतलब है उसका बेस कितना है? 10 है। ये याद रखना है। तो अब आपको किसका निकालना है लॉगरिथम? 10 का निकालना है। 10 का लॉग इतना होगा, कितना होगा? जितना इसके बेस को पावर करके 10 आएगा। तो बेटा 10 की कितनी पावर करेंगे तो 10 आएगा? 10 की पावर 1 किसके बराबर होता है? इसी तरह लॉग ऑफ 100 किसके बराबर होगा? 10 की रेज टू पावर 2 होगा तो 100 आएगा ना। तो जो पावर है ना वो आंसर है बेटा, जो पावर है वो क्या है? आंसर है। तो 10 की पावर 2 इक्वल टू 100 है। इसका मतलब है 100 अगर बनाना है तो बेस को कितनी पावर चाहिए? 2। वही पावर इसका आंसर है बेटा। इसी तरह अगर आपको बोले कि भाई चलो जी लॉग निकालो 4 का, बेस कितना है? 2। बेस कितना है? ध्यान रहे, अब आंसर क्या आएगा इसका? मत यस 2 आएगा। क्यों? ये जो नीचे वाली टर्म है ना, इस टर्म का पावर ये करो तो क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। ये बात याद रहे। इसी तरह और एग्जांपल लेते हैं हम, सिर्फ लॉग है किसका? 1000 का, कितना आएगा? क्यों? क्योंकि सिर्फ लॉग है, सिर्फ लॉग है मतलब बेस कितना है? 10। 10 की पावर करेंगे 3, बन जाएगा 1000। समझ आ गया? तो डेफिनेशन लिखो इसकी क्या है? लॉगरिथम, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर
ध्यान से, विद रिस्पेक्ट टू गिवन बेस। ध्यान, सारा काम किस पे डिपेंड हो रहा है? बेस पे। बेस इज द पावर, लॉगरिदम का आंसर कौन है? पावर है भाई। इज द पावर, कौन सी पावर? टू विच, वो पावर जिसे अगर हम बेस के ऊपर रख दें, इस पावर को रख दो इस बेस के ऊपर, टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड, बेस मस्ट बी रेज्ड, बेस मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर, टू रिप्रेजेंट द नंबर। ये हमेशा याद रखनी है डेफिनेशन। फिर से समझा दूं, चलिए मैं फिर से बता देता हूं। लॉगरिदम ऑफ अ बेस, लॉग बेस ले लेता हूं मैं 10, लॉगरिदम ऑफ अ नंबर विद रिस्पेक्ट टू बेस इज पावर। अब लॉगरिदम किसका निकाल रहा हूं मैं? निकालता हूं 1/10,000। बेस इज द पावर, कौन सी पावर? 4 है, पावर 4 ले रहा हूं। 4 किसको रेज करनी है? 10 को। 10 के ऊपर 4 पावर करोगे तो आंसर आना चाहिए जिसका लॉग निकाल रहे हो। यही मैंने यहां डायग्राम डेफिनेशन में बताया है। समझ आ गया सबको? अब आपको मैं बोलूं भाई, लॉग ऑफ ए कितना है? 1। वेरी गुड, क्योंकि ए की पावर 1 करेंगे तो ए आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं बोलूं भाई लॉग ऑफ ए स्क्वायर कितना है? वेरी गुड, क्योंकि ए की पावर 2 है यहां पे। वेरी गुड, अब आपको समझ आ गया। ठीक है, अब इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं लॉगरिदम के, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। क्या फॉर्मूला है? पहला, लॉग ऑफ एम एन। ध्यान रहे, लॉग है, अपनी वैल्यू है m इंटू एन। लॉग दो नंबर के प्रोडक्ट का लॉग क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। बात समझ आ गई? प्रोडक्ट का लॉग किसके बराबर बराबर होगा? इक्वल टू द सम ऑफ दोज नंबर। सम ऑफ क्या? इंडिविजुअल सम ऑफ लॉग्स ऑफ दोज नंबर। समझ आ गया? जैसे लॉग ऑफ ए बी है तो आपने क्या करना है? लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। उल्टा भी पॉसिबल है, अगर लॉग ऑफ ए प्लस बी है तो आप उसे लिख सकते हो लॉग ऑफ ए बी। दूसरा, लॉग ऑफ एम डिवाइडेड बाय एन। अगर डिवीजन में हो तो यह बन जाता है लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन। समझ रहे हो? लॉग, कोशिश करनी है कि लॉग का जो एल है वो आपने स्मॉल लेके चलना है। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला, थर्ड वन। चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब तीसरा फॉर्मूला है, अगर लॉग ऑफ m की पावर n हो, क्या हो? लॉग की पावर m की पावर n हो तो किसके बराबर होगा? दैट विल बी n, जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी इनटू लॉग ऑफ m। समझ आया? अगर जो पावर होगी उसे कहां ले जाना है? मल्टीप्लीकेशन में, और साथ में सिर्फ रह जाना है लॉग ऑफ m। एंड द लास्ट फॉर्मूला, ये आपके पास, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू हो, सिंपल वैल्यू हो, जैसे आपके पास है लॉग ऑफ ए किसका? m का, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो लॉग ऑफ b ऑफ m प्लस लॉग ऑफ ए ऑफ बी। ये एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा जर्नल फॉर्मूला है आपके लिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज कौन से हैं? फर्स्ट 3 1। तो समझ आ गया? अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, लॉगरिदम जो होता है बेटा वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 किस्म के होते हैं। 2 सिस्टम्स ऑफ लॉगरिदम, सिस्टम ऑफ लॉगरिदम। कौन कौन से? एक वो जिसे हम कहते हैं नेचुरल लॉग। क्या कहते हैं? नेचुरल या नॉर्मल लॉग।
नेचुरल या नॉर्मल लॉग क्या होता है बेटा? जिसका बेस जो है, जिसका बेस जो है वो कितना हो? ई हो। नेचुरल या नॉर्मल लॉग कौन सा होगा? नॉर्मल की जगह भी आप फिर से इसको एक और नाम देते हैं, नेचुरल की जगह नॉर्मल, आगे कॉमन है तो फिर आपका हो जाएगा इसके साथ गड़बड़, नेचुरल। चलिए, दो तरह के सिस्टम हैं, पहला जिसे आप कहोगे नेचुरल, और इसका एक और नाम है नेपियरियन लॉग। क्या है इसका नाम? नेपियरियन लॉग। नेपियरियन लॉग क्या होता है? जिसकी बेस हो ई, जिसकी बेस कितनी हो? ई हो। अब ई की वैल्यू होती क्या है? व्हाट इज ई बेटा? ई इज इक्वल टू 2.718। ये नेपियरियन लॉग है। डन। दूसरा, दूसरा मैंने क्या कहा, कौन सा अभी जो हमने पढ़ा है ऊपर? दैट इज कॉमन लॉग। कॉमन लॉग कौन सा होता है? जिसका बेस कितना हो? 10। वेरी गुड, जिसका बेस कितना हो? 10। और आप बोलोगे सर अब अगर कौन सा आएगा तो क्या लिखना है? तो बेटा लॉग ऑफ ई जो होता है, लॉग ऑफ ई जो होता है किसी भी वैल्यू का, मान लो लॉग ऑफ ई निकालना है किसका? एम का, दैट विल बी इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग ऑफ एम। ठीक है। अगर आपने log बेस 10 को कन्वर्ट करना है log बेस ई में, तो log बेस 10 को मल्टीप्लाई कर देना है 2.302। इसकी एक्चुअल ओरिजिनल वैल्यू है 2.3026, तो मैंने इसको थोड़ा पीछे तक ही कर दिया, 2.303 log 10। ये याद रखना है, log ई अगर निकालना है और log 10 दिया गया हो तो log 10 की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 2.303 से। यहां तक समझ आ गया? तो ये आ गया बच्चे आपकी लॉग के टेबल्स। ये आपके पास टेबल्स बने आते हैं, आपकी बुक्स के लास्ट में भी होते हैं। और अब आ जाता है बेटा एंटी लॉगरिथम। ज्यादा नहीं जाएंगे, सिंपल, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास आएगा आगे। देयर विल बी अ वैल्यू ऑफ एंटी लॉग। बेटा एंटी लॉग क्या होता है? इसी का उल्टा, इसका उल्टा, इसका इनवर्स। सो जब एंटी लॉग अगर हम लगाते हैं, इट इज द रिवर्स ऑफ लॉगरिथम। इट इज द रिवर्स ऑफ लॉग। तो जब हम एंटी लॉग लगा देते हैं, किसी वैल्यू का एंटी लॉग हो जाता है, तो वहां से लॉग रिप्लेस हो जाता है। वहां से क्या हो जाता है? लॉग रिप्लेस हो जाता है। और कई बारी हम लिखते क्या है, अगर हमें किसी जगह से रिप्लेस करना हो तो वैल्यू आपको कैसे लिखोगे? कि जैसे आपके पास है किसी की वैल्यू, मान लीजिए लॉग ऑफ एम किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। तो अगर हम यहां एंटी लॉग लगाएंगे, किसका? लॉग ऑफ एम का। दोनों तरफ बच्चे एंटी लॉग लगेगा, इधर भी लगेगा। ये एंटी लॉग और लॉग कट जाएगा। डन। तो एम बच जाएगा इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ एक्स। याद रहेगा, अगर लॉग लगाएंगे, एंटी लॉग लगाएंगे तो लॉग क्या हो जाएगा? लॉग विल बी रिप्लेस्ड। डन। बात समझ आ गई? ये था आपका लॉगरिथम और ये था आपका एंटी लॉगरिथम। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्वेश्चन है आप लोगों का? चलिए, अब आपके पास एक चीज आ गई है, फंक्शन। फंक्शंस क्या होते हैं भाई? आप लोगों ने पढ़े हैं कभी फंक्शंस? हैं? पढ़े हैं बेटा, शुरू से पढ़ते आ रहे हो। फंक्शंस हम बहुत बड़ी पढ़ रहे हैं। जब हमने वेरिएबल्स को पढ़ना शुरू किया, वहीं से हमने फंक्शंस को पढ़ना शुरू कर दिया। फंक्शंस वही होते हैं जिनके एनालॉगी, एक एनालॉगी है जो हम फंक्शन अटेंड करने जाते हैं। फंक्शन क्या होता है भाई? रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन होता है, जिसका दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन होता है। क्या होता है? एक वेरिएबल का रिलेशन होता है दूसरे के साथ। तो फंक्शन क्या है? एक ऐसी चीज जिसमें एक वेरिएबल जो होता है, रिलेशन ऑफ वेरिएबल्स।
वेरिएबल्स कौन होते हैं जो चेंज होते रहते हैं? वेरिएबल दो किस्म के होते हैं। कौन कौन से? एक जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करें, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करें, डिपेंडेंट। जो ना डिपेंड हो किसी के ऊपर, इंडिपेंडेंट। तो एक वेरिएबल वो जो डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट। मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं, सिंपल एग्जांपल जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि y इज इक्वल टू 3x+4। ये क्या है? ये पढ़ा हुआ है आपने? ये लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं आपने? ठीक है, तो आप अभी कह रहे थे फंक्शन नहीं पढ़ा हुआ, मतलब हमने पढ़ा हुआ है बट हमें पता नहीं है। y इज इक्वल टू 3x+4, यहां पे y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। x की वैल्यू चेंज करने पे कौन चेंज हो जाता है? y चेंज हो जाता है। सो वेरिएबल कौन कौन है? y और x। x की वैल्यू चेंज करने से कौन चेंज हो रहा है? y चेंज हो रहा है। इस समय x हो गया इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट किसकी वैल्यू चेंज हो रही है इसके चेंज करने से? वो हो गया डिपेंडेंट। तो y किस पे डिपेंड हो गया? x पे। x को चेंज करोगे y चेंज हो जाएगा। सो ये क्या है? एक दूसरे के बीच में रिलेशन बन गया, एक संबंध बन गया। सो दैट इज नॉन एज अ फंक्शन। इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है बेटा? वेरिएबल की टर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। y इज इक्वल टू f ऑफ x। y क्या है? y है डिपेंडेंट वेरिएबल, x कौन है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो रिप्रेजेंटेशन क्या है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। फंक्शन मतलब x को चेंज करने से कौन चेंज हो जाएगा? y चेंज हो जाएगा। सो y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये बात समझ आई आप लोगों को? सो ये होता है फंक्शन। ये क्या होता है? फंक्शन होता है भाई। ठीक है भाई, बात समझ आ गई? अब एक टर्म आती है लिमिट। क्या टर्म आती है? लिमिट। चलिए मुझे कौन बताएगा लिमिट क्या होती है भाई? व्हाट इज लिमिट? लिमिट बेटा एक ऐसी चीज है, एक फंक्शन को जब किसी चीज को लिमिट लगती है तो उसका वैल्यू जो है, उसका वेरिएबल जो है, वो अप्रोच करता है एक कांस्टेंट को। क्या करता है? कांस्टेंट। when limit is applied to a function, when limit is applied to a function, its variable अप्रोच। कौन सा वाला वेरिएबल? वेरिएबल जिसका फंक्शन है। फंक्शन किसका है? x का। देन x टेंड्स टू अप्रोच अ कांस्टेंट। बात समझ आई? लिमिट क्या है? when limit is said to be applied to a function, लिख लो चाहे, when limit is said to be applied to a function, the variable x, कौन सा वाला वेरिएबल है x बेटा? independent variable, then independent variable tends to approach to a constant। ये जब हम इसे अप्लाई करेंगे तब हमें ज्यादा समझ आ जाएगा। हम इसे लिखते कैसे हैं? हम बेटा इस तरह से लिखते हैं इसको, लिमिट जो भी वैल्यू आप ले रहे हो, लिमिट किसको लगा रहे हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। मान लीजिए अप्रोच कर रहा है ए को, ए कौन है? कांस्टेंट। ये किसको दे रहे हो? एफ ऑफ एक्स को। तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक कांस्टेंट हो जाएगी। ये देखो फंक्शन कौन था? एफ ऑफ एक्स। इसमें एक्स कौन है? इंडिपेंडेंट है। इस इंडिपेंडेंट एक्स को मैंने क्या दे दिया? एक वैल्यू दे दी। कौन सी वैल्यू दे दी? ए क्या है? लिमिट है। तो तब क्या होगा? आपका ये फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा? एल को अप्रोच करेगा। एल क्या है? एक फिक्स्ड, एक कांस्टेंट वैल्यू है। बात समझ आई? क्या है लिमिट? क्या है? जब लिमिट किसी फंक्शन को अप्लाई की जाती है, लिमिट किसी फंक्शन को अप्लाई की जाती है तो वो अप्रोच करता है किसी एक कांस्टेंट, एक फिक्स्ड वैल्यू को। ठीक, समझ आ गई बात? चलिए ये इतना है।
इतना ही था कि लिमिट और फंक्शन का कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अब है आपके पास जो टॉपिक, जो टूल आपका है, जो इन चीजों पे यूज होने वाला है, दैट इज डिफरेंशिएशन। ये स्टार्ट करेंगे, लंबा टॉपिक है, कल लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आपके पास है डिफरेंशिएशन। बेटा डिफरेंशिएशन के साथ दूसरा जो इसका टूल है दैट इज इंटीग्रेशन। कौन सा है? इंटीग्रेशन। बेटा डिफरेंशिएशन का रिवर्स है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का क्या है? रिवर्स, उल्टा है इंटीग्रेशन। जिस तरह से आपके पास अलजेब्रा में था डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बेटा, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में क्या करते थे हम? डिवीजन में हम करते थे, डिवाइड करते थे, ब्रेक करते थे किसी वेरिएबल, किसी फंक्शन को इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो ना आप। डिवीजन का मतलब यही होता है। अगर मैं आपको बोलूं 2/4 मींस आपने 2 को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। 1/4 मींस 1 को आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो डिवीजन में क्या होता है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। और याद रहे वो पार्ट्स इतने छोटे नहीं होते कि उसको हम निग्लेक्ट कर सकें, उनकी वैल्यू होती है, ठीक है, उनकी वैल्यू इतनी भी छोटी नहीं होती कि वो नेग्लिजिबल हो जाए। ये बात याद रखनी है मेरी। दूसरा मल्टीप्लिकेशन। बेटा मल्टीप्लिकेशन यहां जैसे ब्रेक है, मल्टीप्लिकेशन इज सिंपली द एडिशन। किसका एडिशन? एडिशन ऑफ इक्वल पार्ट्स। बेटा एडिशन में क्या होता है? अब बात आ गई एडिशन की। एडिशन की जब बात करते हैं तो मोमल बेटा आप लोगों को मैंने समझाया हुआ है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में क्या सिमिलरिटीज है। मल्टीप्लिकेशन में हम इक्वल इक्वल नंबर्स को ही ऐड करते हैं। जैसे 2 into 4, 2 into 4 क्या मतलब है कि 2 को हमने 4 टाइम्स ऐड किया है। लेकिन जब एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन में इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इक्वालिटी हम ऐड कर सकते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 ऐड कर सकते हैं। कोई भी नंबर बराबर नहीं है, सभी नंबर्स की वैल्यू अलग अलग है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेशंस में जो नंबर ऐड होते हैं दे शुड बी इक्वल, दे शुड बी equal, but in case of addition any irrespective of their magnitude they can be added, they can be joined together, they can be mixed together. डिवीजन में एक नंबर, एक वेरिएबल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, मल्टीप्लिकेशन में इक्वल पार्ट्स जुड़ के एक बड़ा नंबर देते हैं। बात याद रहेगी। ये था आपका क्या? डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। बट डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन भी इनकी एनालॉगी है। लेकिन डिफरेंशिएशन भी ब्रेकेज है, इंटीग्रेशन भी ब्रेकेज है। मैंने आपको बताया डिवीजन में ब्रेकेज है, बट जो ब्रेक होने के बाद हिस्से बनेंगे वो इतने छोटे नहीं होंगे कि उनकी वैल्यू 0 के आसपास होगी। बट इंटीग्रेशन में वो वैल्यूज जो जिनको आप जोड़ने जा रहे हो जो होंगी वो इतने छोटे छोटे होंगे कि वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होंगे। डिफरेंशिएशन में इतना छोटा तोड़ देंगे कि वो 0 के बराबर हो जाए हिस्से, और इंटीग्रेशन में इतने छोटो छोटों को जोड़ेंगे वो छोटों का साइज कितना होगा? ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू 0 होगा। ये बात समझ आई? ठीक है, आज जितना ही रिवाइज करो इसको हम नेक्स्ट टर्म में ले जाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द डिफरेंशिएशन, और हम निकालेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है बच्चे, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है? लेट मी नो। यहां तक पूछ सकते हो मुझे, कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो। जी बेटा, है कोई प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू टुमारो, गुड बाय।